आजकल धर्म तो रहा ही नहीं, जाति बिरादरी जैसी बातें भी भूल गए। अब क्या बिना नहाए धोए नौकर चौके में घुसेंगे? इस पर विभू का स्वर ऊंचा हो गया था। अम्मा, दोनों भाभियां मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता, पर मीता तो थोड़ा बहुत ग्रह गृहस्थी के काम में हाथ बटा सकती है। कभी आपने सोचा है आपके लाड़ प्यार से वो कितनी बिगड़ती जा रही है? इसे भी तो दूसरे घर जाना है, क्या ये ठीक है? घर की सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और बेचारी नीरा ही घर के कामों में जुटी रहे। तो किसने कहा है इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती है। वैसे माँ, है तो ये छोटी मुंह बड़ी बात, पर हम भी मिता को इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वह स्वावलंबी बने। अगर उसकी ससुराल के लोग भी उसके साथ वैसा ही सलूक करे जैसा आप लोग नीरा के साथ करते हो तो कैसा लगेगा आपको? मीता की तुलना नीरा से करने का अधिकार किसने दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। बेटे के सदे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चीखी। विभू उसके बाद एक पल भी नहीं रुके थे। स्तंभित नीरा को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और एक नई गृहस्थी बसा दी दोनों ने। एक मारुति जैन गाड़ी भी किस्तों पर ले ली, लेकिन नीरा खुश नहीं थी। बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। विभू उसे समझाते, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं वहां अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? 6 महीने बीत गए। प्रसव पीड़ा से छटपटाती नीरा अस्पताल पहुंची। ससुराल से कोई नहीं आया। सहकर्मी डॉक्टरों ने देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। माँ पापा रोहित एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे थे। फिर भी नीरा के मन में एक कसक सी थी। कितना अच्छा होता अगर विभू के घर से भी कोई आता, उसके सियाराने खड़ा होता। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थी। उम्र में वह विभू से 10 साल बड़ी थी, फिर भी वह नीरा से हम उम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा भाभी भैया में से कोई नहीं आया, तो नीरा की रुलाई का बांध फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सिर रखकर बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप ही मिटती चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची नीरा, जहां से कभी अपमानित होकर वह लौटी थी। विभु ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं मानी। देर सवेर बेटे के लिए तो वह मोह जाग सकता है, बहू तो पराए घर की होती है। उसे तो स्वयं ही परिवार में जगह बनानी पड़ती है। यही विचार था मन में। वह ससुराल में पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थी। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 6 साल की बिटिया सोनाली और ननद मीता मिल गई। देखते ही अपरिचय के भाव स्थिर आते थे। मीता तो अंदर चली गई। सोनाली वहीं खड़ी नीरा का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या सोनू? मैं तुम्हारी चाची नीरा। नाम सुनते ही वह डर कर और पीछे हट गई, तो उसने स्वयं मुन्ने को पलंग पर लिटा दिया और सोनाली को पुकारा, नन्हे मुन्ने से नहीं खेलूंगी? सोनाली अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को सोनाली के पास लिटाकर नीरा पूरे घर का चक्कर लगाई। पूरा घर बेतरबीत पड़ा था। भाभी पलंग पर लेटी करा रही थी। उन्हें तेज बुखार था। नीरा ने केमिस्ट को फोन कर दवाइयां मंगवाई। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर भाभी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। नीरा इसी बीच चौके में जाकर दलिया बना कर लाई। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी दाल सब्जी चौक दी। अब भी उसे याद था, महाराज जी के हाथ का पका खाना अम्मा नहीं खाती है। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा भी अभी तक लौटी नहीं थी। नीरा ने डोंगे में दलिया पलट कर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी। भाभी की आंखों में स्नेह झलक आया था। मीता अब बेतुनकी हुई थी। नीरा ने कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। सोनाली मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बादल छटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नजर मुन्ने और नीरा पर डाली। नीरा ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आंच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देंगी? उसने अम्मा की आंखों में झांका। उन्होंने सोने का सिक्का पोती की हथेली पर रखा तो दिया। वैसा अपनापन अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा नीरा चाहती थी। घर लौटने के बाद भी नीरा
बराबर बड़ी भाभी का हाल पूछती रही। परवेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सद्भावना के आगे बड़ी भाभी नतमस्तक हो उठी थी। फोन पर ही सिसक उठी और बोली, नीरा हमें माफ कर दो, बड़ी ही बदसुल्की की मैंने तुमसे। भाभी बात कर रही थी कि तभी मीता ने फोन छीन लिया था। भाभी, मुन्ना कैसा है, भैया कैसे है? वहीं बैठी बैठी सबके बारे में पूछती रहूंगी या फिर घर आकर मिलोगी भी? उस दिन के बाद से मीता और सोनाली जब भी समय मिलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती। भाभी फोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायतें देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए सौ मिश्री की बुगनी और नीरा के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बेच के बच्चों के हाथों भिजवा देती। धीरे धीरे विभू के परिजनों से नीरा की दूरी आम सिमटने लगी थी, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की दूरी तो वही थी। अचानक अम्मा की कराहट ने नीरा को अतीत के झरोके से खींचकर वर्तमान में ला पटका। सामने ईसीजी मशीन का मॉनिटर उनके हृदय की धड़कनों का संकेत दे रहा था। एकाएक अम्मा की सांस फूलने लगी, शरीर पसीने पसीने हो गया। घर के सभी सदस्य घबरा गए थे। मीता जोर जोर से रोने लगी। तीनों भाई उसे सहारा दे रहे थे। मजली भाभी 2 दिन पहले ही पहुंची थी। डॉक्टर ने नीरा को कमरे में बुलाकर बताया, स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में नीरा डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। विभू दोनों भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान से इधर उधर डोल रही थी। माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियां, उमा दीदी, मीता बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठ गई। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गई थी। मीता उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रहे हो भाभी? लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय नीरा अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है, फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती है। सच, हम सब ने उसके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर से जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया तब तक सांझ घिर गई थी। नीरा मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलबिलाता बच्चा रो रो कर हलकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं थी। गहरी नींद के नशे में भी उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में नीरा का नाम लिया तो सभी उनके इर्द गिर्द सिमट गए आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, नीरा कहाँ है? कमजोरी से फिर आंखें मूंदने लगी थी। अगले दिन थोड़ी हालत सुधरी तो उन्होंने विभू से कहा, मैं नीरा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया। और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया। अम्मा दुखी मन से कहने लगी, मैंने तो उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया और उसने मुझे जीवन दान दे दिया। अम्मा की बातों का उसकी संतान कभी बुरा नहीं मानती। विभू बोला, इन 3 सालों में मुझसे ज्यादा तो वह तुम्हारे लिए छटपटाती रही है अम्मा। उस रात अम्मा को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह की किरण के साथ जब कमरे का पर्दा सरका तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरक कर नीरा ने पूछा, अम्मा अब कैसी है? आंखें मूंद कर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में नीरा के ताजगी भरे चेहरे को अम्मा का पलक निहारती रह गई। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर गई। तभी मजली भाभी मुन्नू को लेकर कमरे में आई और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रही, सहलाती रही, पुचकारती रही। क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखते अम्मा? वह तो आपको ही रखना है, नीरा ने आदर भरे भाव से कहा। तो अम्मा खुद को अपराधीन समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों को आंसुओं से बुहारते हुए वह हर स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट से तुम अपमानित होकर निकली थी वहीं पर आशीष पाने के लिए लौटूंगी। अम्मा की आंखें नम हो उठी। न जाने कब आंसू के 2 कतरे टपक कर नीरा की हथेली पर टपके, आंसुओं से मिल गए। नीरा को महसूस हुआ कि ससुराल की दहरी पर उसने आज पहला कदम रखा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।
ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।